हेलो गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। इससे पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको अरेंज किया है बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, व्हिच इज कॉल्ड एज दैट अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला है हमने। यहाँ पे देखा है हमने कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो जितनी ज्यादा जिन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। हमने देखा है एक रीजन आता है अबाउट अ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज या सीपीएस बोलोगे आप, साइकिल पर सेकंड। तो उसमें जो रीजन आता है उसे बोला है हमने विजिबल रीजन और विजिबल स्पेक्ट्रम और विजिबल रीजन बोला है। तो विजिबल रीजन में हमने देखा है कि 7 कलर ऑफ लाइट होती है, उसी को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। उससे ज्यादा रेंज की फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ या उससे कम वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होगी वो हम नहीं देख पाएंगे। मतलब जो विजिबल रेडिएशंस है उसका जो हमने स्पेक्ट्रम जो देखा है उसे बोला है विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है, उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉन यूनिट टू 7000 एंगस्ट्रॉन यूनिट या 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने दो फिनोमिनॉन भी देखा था, एक था डिफ्रैक्शन और एक होता इंटरफेरेंस। क्या होता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस? वेव क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर ओपनिंग से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है जब एक ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद, तो फॉर्म करती है सेमी सर्कुलर वेव विच इज कॉल्ड एज द, क्या बोला है उसे हमने, डिफ्रैक्शंस बोला है। नेक्स्ट जो बोला है हमने दैट इज इंटरफेरेंस। दो तरह का इंटरफेरेंस देखा है, एक होता है दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव हो जाएगी जो बड़ी हो जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगी, वो जो वेव्स है वो उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। मतलब रिजल्टेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी देखने वाले हैं या क्लासिकल फिजिक्स जिसको कहते हैं। इसके बाद में उसके लिमिटेशंस पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आज के लेक्चर में यहाँ पे कराने वाला हूँ। सो दैट्स थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज द विच थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए कि प्लैंक ने क्या बोला था, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था कि कोई भी मॉलिक्यूल या एटम्स, फिर से सुनिए, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम वो जब एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो एक डिस्क्रीट मैनर में एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में। एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, एंड दैट स्मॉल एनर्जी पैकेट विच इज कॉल्ड है, उसको बोला गया क्वांटम। क्या बोला गया उसे, क्वांटम्स। कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो डिस्क्रीट मैनर में करेगा, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में, लगातार मैनर में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जो डिसकंटिन्यूअस मैनर है उसके छोटे छोटे जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रहेगा, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रहेगा, उसे क्या बोला गया, दैट इज द क्वांटम बोला गया। या लाइट के केस में उसे क्या बोला गया था, दैट इज द फोटोन बोला गया था। तो इसके लिए जिस साल में प्लैंक ने जो थ्योरी दी कि एटम्स और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते या एमिट्स करते इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, उसी दौरान दैट इज द मैक्सवेल ने क्या बोला था, उससे पहले बोला था मैक्सवेल ने कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड होती है, जो एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड करते हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में, उसने क्या बोला था, कंटिन्यूअस मैनर में। तो उसका जो थ्योरी थी वो दैट इज डिस्कार्डेड कर दी गई। इसने क्या बोला, डिस्क्रीट मैनर, दैट इज उसने बोला था कंटिन्यूअस मैनर, मैक्सवेल ने बोला था कंटिन्यूअस मैनर, और इसने मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, डिसकंटिन्यूअस मैनर। तो इसकी थ्योरी एक्सेप्टेड कर दी गई, उसकी थ्योरी क्या कर दी गई, दैट इज द डिस्कार्डेड कर दी गई। और मैक्स प्लैंक को इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने बोला है कि जो एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इमिट्स कर रहे हैं, कौन, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, वो कौन से मैनर में, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस मैनर या फिर डिसकंटिन्यूअस, दैट इज अ डिस्क्रीट क्वांटिटीज, नॉट इन अ कंटिन्यूअस मैनर, और in the form of that small energy packets, and that small energy packet which is called as the, क्या बोलोगे आप उसे, that is the quantum। तो मैंने यहाँ पे quantum भी लिखा है कि quantum is the smallest quantity of energy
that can be absorbed or emitted, or that can be emitted or the absorbed by the atoms और क्या बोलोगे आप, molecule in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation which is called as, इसको क्या बोलोगे आप, क्वांटम बोलोगे, या तो फिर उसे क्वांटम को आल्सो कॉल्ड एज आप क्या बोल सकते हो, फोटोन भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फोटॉन्स। तो फोटोन के फॉर्म में या क्वांटम्स के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट मैनर में एब्जॉर्ब या क्या होगी, एमिट्स होगी। समझिए यहाँ पे कि कोई एनर्जी आ रही है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई एनर्जी बता रहा हूं तो ये कैसा मैनर हो गया, दिस आर द कंटिन्यूअस मैनर, ये कैसा हो गया यहाँ पे, दिस आर द कंटिन्यूअस मैनर। इस तरीके से एनर्जी नहीं आती है, वो एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जैसे कि एक स्मॉल एनर्जी पैकेट है, दूसरा स्मॉल एनर्जी पैकेट है, तीसरा स्मॉल एनर्जी पैकेट और ये चौथा स्मॉल एनर्जी पैकेट। इसी को कहते हैं विच इज कॉल्ड एज द डिस्क्रीट मैनर। विच मैनर बोलोगे आप यहाँ पे, डिस्क्रीट मैनर। और ये जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, दिस आर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स है ऑफ एनर्जी के, इसी को क्या बोलोगे आप, दैट इज द क्वांटम। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज द क्वांटम। या फिर लाइट के केस में आप उसे क्या बोलोगे, फोटॉन्स बोलोगे। क्या बोलोगे, फोटॉन्स। तो मतलब ये क्या है, एनर्जी पैकेट्स है, दिस आर द एनर्जी पैकेट्स है। इनमें क्या होती है, एनर्जी सिचुएटेड होती है। अब यहाँ पे कोई भी सोर्स है, जब ये एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो ये कैसी आती है, मान लीजिए पहले एक पैकेट आएगा, बाद में दूसरा पैकेट, दो पैकेट आएंगे, तीन पैकेट, चार पैकेट, फोर पैकेट, ऐसे इस तरीके से मैनर में आती है। समझ में आ रही है बात है आपको, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पांच पैकेट। मतलब यहाँ पे इसका जो नंबर्स रहेगा, दिस आर द नंबर जो रहेगा यहाँ पे, जो इसको क्वांटम बोलोगे या फोटोन बोलोगे, इसका नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा या 2 रहेगा या फिर 3 रहेगा या फिर 4 रहेगा एंड दी सो ऑन। समझ में आ रही बातें, तो इसे बोला जाता है इस तरीके से, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसे क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब समझिएगा, एक पैकेट आएगा, दो पैकेट आएंगे, तीन पैकेट आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 पैकेट्स आएंगे। पहले एक पैकेट आ गया, बाद में 1.5 पैकेट्स आएंगे, नहीं, एक के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा। मतलब इंटीजर नंबर में ये पैकेट्स आएंगे। आपको बात समझ में आ रही, ना कि फ्रैक्शन में आएगा। तो इसे बोला जाता है दैट इज द क्वांटाइजेशन। इसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ विच, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे एनर्जी पैकेट्स का जो अमाउंट है वो कैसा है, फिक्स है। एनर्जी पैकेट्स का जो अमाउंट है वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। और कोई भी चीज को अगर हम फिक्स कर देते हैं उसे बोला जाता है क्वांटाइज वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे, क्वांटाइज वैल्यू। तो मतलब समझिएगा, अगर आप कोई शॉप पे गए, आपने अगर कोई यहाँ पे आपने कोई बिस्किट का अगर बॉक्स मांगा, तो वो क्या करेगा, आपको एक बॉक्स देगा या तो फिर 2 बॉक्स देगा। अगर आपने मांगा, एक बॉक्स देगा या फिर 2 बॉक्स देगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आधा ब्रेक करके देगा आपको। तो उसी तरीके से एनर्जी जो आती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो इस तरीके से क्वांटाइज फॉर्म में आती है। एक तो 1 2 3, समझ में आ रहा, मतलब दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल नंबर्स में आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर में आएगी। उसे क्या बोला जाता है, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, व्हिच इज कॉल्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे समझिएगा कि मान लीजिए मेरे पास में एक सरफेस है इस तरीके से, यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी तो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं आती है, तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या आ रही है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है। मतलब एक सरफेस है जो कि एनर्जी को क्या कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, एनर्जी को पहले क्या कर रहा है, वो एब्सॉर्ब कर रहा है। तो मतलब ये देखिए एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं, ये एनर्जी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। मतलब इस सरफेस पे हमने एनर्जी को क्या किया, एनर्जी को या रेडिएशंस को क्या किया, इंसिडेंट किया। ये क्या हो जाएगा, दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये देखिए जो फोटॉन्स है इसके पास में क्या है, एनर्जी है। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ एनर्जी, उसके बाद में ये जो एनर्जी यहाँ से क्या होगी, इमिट्स होगी। तो इसे क्या बोलोगे आप, एनर्जी इमिट्स और एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड। तो ये जो स्मॉल एनर्जी जो पैकेट्स है, ये दिख रहे हैं आपको, दिस आर द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, क्वांटम। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी को क्या बोला जाता है, क्वांटम। या फिर क्या बोलोगे आप, इसे फोटॉन बोलोगे। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे जो ये जो क्वांटम्स है, ये जो क्वांटम्स है, इसकी जो ई रहेगी, ई क्या रहेगी, एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ई इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, दैट इज द ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ क्वांटम। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एनर्जी ऑफ क्वांटम। आपको समझ में आ रही बात। एक हमने यहाँ पे एक सरफेस ली है और वो सरफेस क्या कर रहा है, कुछ
एनर्जी कुछ रेडिएशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ रेडिएशंस को इमिट्स कर रहा है। तो वो जो ई है, तो जो क्वांटम मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स और स्मॉल एनर्जी बंडल विच इज कॉल्ड एज द क्वांटम, या फिर उसे बोलोगे आप फोटोन। तो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमने मान ली क्या है, ई है। सो ई इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी ऑफ क्वांटम। और म्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वांटम। तो हम क्या बोलोगे, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि ये जो एनर्जी है, किसकी एनर्जी, दैट इज दैट क्वांटम की एनर्जी या फिर फोटोन की एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of that photon, or that's energy increases, that is the frequency is also increases। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बोला था कि जैसी जैसी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम देखा था, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसी एनर्जी भी बढ़ रही है। ये मैंने बात आपको बताया। तो ये किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने बताया था कि जैसे जैसे यहाँ पे हम एनर्जी बढ़ाएंगे फोटोन की, वैसी वैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या फ्रीक्वेंसी जैसी जैसी बढ़ाएगी वैसी वैसी एनर्जी बढ़ेगी। किसकी, क्वांटम की, या फिर किसकी बोलोगे आप यहाँ पे, फोटोन की। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी निकाल के हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला। सो दैट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू, एच इंटू दी न्यू। ये इक्वेशन आगे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल के हमने क्या डाला, यहाँ पे एच डाला है। तो दैट इज देयरफॉर एच को क्या बोला गया, विच इज कॉल्ड एज द विच कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए, E is equals to h into nu. So that is h is a Planck constant. These are the universal constant having a value ध्यान में रखिएगा, Planck constant की वैल्यू होती है 6.626। कितनी वैल्यू होती है बोलिए फिर, दैट इज द 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, वैल्यू जो h है, h को बोला गया दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट इज आर द यूनिवर्सल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जो कि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। जूल पर सेकंड नहीं करना है, दैट इज जूल पर सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा, दैट इज जूल पर सेकंड जो हो जाएगा वो पावर का यूनिट हो जाएगा, दैट इज वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूल सेकंड है, ये बात भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना। तो दैट इज द h इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट हैविंग अ वैल्यू इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है कि न्यू, दैट इज न्यू विच इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय लैम्डा। हमको पता है यहाँ पे दैट इज न्यू, इधर देखिए दैट इज द न्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू क्या होगा, c बाय लैम्डा। तो पटको यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, दैट इज e विच इज इक्वल टू क्या होगा, sc बाय लैम्डा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, sc बाय लैम्डा। अब ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। मैंने आपको बताया है अच्छी तरीके से, जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पढ़ाया था, उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आ गया, दैट इज द न्यू के जगह पे हमने c बाय लैम्डा रखे, तो हमको यहाँ पे e इज इक्वल टू sc बाय लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको कोई वेवलेंथ अगर दी गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ अगर दी गई तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर एनर्जी अगर दी गई तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि c तो कांस्टेंट, c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए कि h इज आल्सो कांस्टेंट और c इज आल्सो कांस्टेंट। अगर हमने यहाँ पे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे h और ये c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हमको लैम्डा अगर दिया गया तो हम क्या निकाल सकते, e निकाल सकते, और e अगर दिया गया तो लैम्डा निकाल सकते। अगर हमको दो फोटॉन्स अगर अलग अलग दिए गए तो दोनों फोटॉन्स की एनर्जी भी निकाल सकते। तो मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, दैट इज म्यू1 अपॉन म्यू2, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज म्यू1 अपॉन म्यू2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज λ2 अपॉन दी λ1। आपको बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको अगर दो
अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी गई और एक की एनर्जी दी गई, दूसरी की एनर्जी निकाल सकते हो। दो की वेवलेंथ दी गई, एक की एनर्जी दी गई, तो दूसरों की क्या निकाल सकते हो आप यहाँ पे, एनर्जी निकाल सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे समझिएगा, अगर एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ नहीं, दैट इज फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्स होगी। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मैक्स होगी। और वेवलेंथ क्या होगी यहाँ पे, बोलिए, वेवलेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे, मिनिमम हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। वेव नंबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि वेव नंबर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, फ्रीक्वेंसी को। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि अगर एनर्जी मैक्स है तो म्यू जो है हमने बोला है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या रहेगा, मैक्स रहेगा। और वेवलेंथ क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, बिकॉज द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमको यहाँ पे अगर हमको एनर्जी निकालना है, किसकी एनर्जी निकालना है, फोटोन की। किसकी एनर्जी निकालना है, फोटोन की। अगर हमको वेवलेंथ अगर दी गई है और एनर्जी फोटोन की निकालनी है, अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में अगर दी जाए आपको, तो आप उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जा सकता है उसे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे उसका फॉर्मूला है कि दैट इज 12400, एक्चुअल में है 12375 ओवर लैम्बडा, और लैम्बडा किसमें है, ये एंगस्ट्रॉम में। अगर लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया गया आप, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप निकाल सकते हो किसमें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्चुअली देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट्स है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल जब आएंगे, मैं आज ही के लेक्चर में 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे पहले तो समझिए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और ए इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सो एच इज इक्वल दैट इज द ए इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो यहाँ पे आपको एच दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, दैट हैविंग अ वैल्यू इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। अगर एनर्जी मैक्स होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी। आपको बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद में आपको क्या दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टोटल एनर्जी दिया जाता है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब और कितनी एनर्जी इमिट्स हो रही है। कोई भी सरफेस से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इमिट्स हो रही है, तो उसे बोला जाता है दैट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको दी जाएगी, और नंबर ऑफ क्वांटा, तो मतलब टोटल एनर्जी अगर आपको दी गई तो उस पर से आप नंबर ऑफ क्वांटम निकाल सकते हो कि कितने क्वांटम्स हो गए, उसमें कितने क्वांटम्स हो गए। तो वो समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि क्या होती है मोनोक्रोमैटिक वेव, या फिर क्या होती है पॉलीक्रोमैटिक वेव या पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन। तो हम इससे पहले, वो प्रॉब्लम पे बढ़ने से पहले, मैं आपको मोनोक्रोमैटिक और दैट इज पॉलीक्रोमैटिक बताने वाला हूं। मोनोक्रोमैटिक क्या होती है और पॉलीक्रोमैटिक क्या होती है, और उसके बाद में मोनोक्रोमैटिक के लिए नंबर ऑफ क्वांटा का क्या फॉर्मूला रहेगा, और पॉलीक्रोमैटिक के लिए नंबर ऑफ क्वांटा का क्या फॉर्मूला रहेगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होती है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस और क्या होती है पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, साइमल्टेनियसली दोनों बताने वाला हूं। एक है विच इज कॉल्ड एज दी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस, और एक हो जाएगी दैट इज द पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस, दैट इज पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन। एक होगा मोनोक्रोमैटिक और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दैट इज पॉलीक्रोमैटिक। अब यहाँ पे देखिए, मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। तो जिसमें एक ही कलर रहेगा, एक कलर किसकी वजह से आएगा, जिसकी वेवलेंथ सभी की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दैट इज सिंगल कलर एंड द सिंगल वेवलेंथ, उसे क्या बोला जाता है, मोनोक्रोमैटिक। मतलब समझिए यहाँ पे अगर मेरे पास एक सरफेस है, एक सरफेस पे यहाँ पे इस तरीके से वेव आई, एक रेडिएशन आई, जिसकी एनर्जी क्या है बोलोगे आप, ई है। और यहाँ पे देखिए ये जो वेव्स है ये स्प्लिट अप हो गई, ये टूट गई नंबर ऑफ वेव्स में। तो मतलब समझिएगा, यहाँ से ये वेव यहाँ से आके टूट गई, पहला एक वेव में टूट गई, उसके बाद में ये दूसरे वेव में टूट गई, इस तरीके से ये तीसरे वेव में टूट गई, इस तरीके से नंबर ऑफ वेव में टूट गई मान लीजिएगा। इस तरीके से हमने बोला है 4 वेव में टूट गई। एक वेव आई जिसकी एनर्जी क्या थी, यहाँ पे ई थी, ये वेव आने के बाद में ये 4 या 4 से ज्यादा वेव्स में, नंबर ऑफ वेव्स में टूट गई। तो यहाँ पे ये जो पहली वेव्स है इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा है।
दूसरी की वेवलेंथ भी क्या है, लैम्बडा है, तीसरी की वेवलेंथ भी क्या है, लैम्बडा है, और चौथी की वेवलेंथ भी क्या है, लैम्बडा है। और सारे के सारे जो नंबर ऑफ वेव्स है उनकी सारों की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, एन लैम्बडा हो जाएगी। मतलब सबकी वेवलेंथ क्या है यहाँ पे, सेम है। तो सेम होने की वजह से मतलब सारे वेव, जो एक वेव आई और ये 4 या 4 से ज्यादा वेव में टूटी, तो टूटने के बाद जितने भी नंबर ऑफ वेव्स है उन सारे नंबर ऑफ वेव्स की वेवलेंथ क्या थी, सेम थी। तो ऐसी वेव्स को बोला जाता है, या फिर रेडिएशन को बोला जाता है, दैट इज द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। क्या बोला जाता है उसे, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। और मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो इसकी जो एनर्जी रहेगी, ये इनकी सारों की क्या रहेगी, सम रहेगी। आपको बात समझ में आ रही है। तो इसकी जो एनर्जी रहेगी, मतलब देखिए दैट इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेज, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेज, एनर्जी ऑफ इंसी लिख देता हूं, दैट इज इंसिडेंट। आपको समझ में आएगा। मतलब क्या होगा, दैट इज द टोटल एनर्जी। क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या रहेगी, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां से इमिट्स हुए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू क्या होगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स। आपको बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे किसका, दैट इज टोटल एनर्जी का। मतलब यहां से भी ले सकते हो आप, दैट इज टोटल एनर्जी, नो प्रॉब्लम। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट मतलब कौन सी एनर्जी बोलोगे आप, दैट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या रहेंगे, एन इनटू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको कोई भी मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर दी गई है जिसमें सिंगल वेवलेंथ है, तो सीधा सीधा आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। या तो आपको मेंशन नहीं किया गया कि मोनोक्रोमैटिक है या पॉलीक्रोमैटिक है, तो वहां पे आपको सिर्फ एक वेवलेंथ दी जाएगी। जैसे कि येलो लाइट की 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट अगर दी गई है आपको इस तरीके से, तो आप सीधा सीधा एक वेवलेंथ दी गई है आपको, तो सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी का, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एन इनटू द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। दैट इज द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एन इनटू द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। कई बार आपको क्या दिया जाता है, टोटल एनर्जी दी जाती है कि एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, वो 12% एनर्जी इमिट्स कर रहा है, तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी, दैट इज जूल पर सेकंड में हो जाएगी, या किस में हो जाएगी, वाट में बोलोगे। आपको आज ही प्रॉब्लम कराने वाला हो, समझ में आएगा। उस पर से आपको और एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन भी दी जाती है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन भी दी जाती है। इसे तो हमने अभी देखा है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन विच इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। अभी देखा है, दैट इज एससी अपॉन लैम्बडा। क्या देखा है हमने, एससी अपॉन लैम्बडा दिया जाएगा। एससी तो एक कांस्टेंट है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन आप निकाल सकते हो। या तो फिर, या तो उससे पहले देखिए क्या दिया जाएगा आपको, एच इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आप एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल सकते हो। या तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये वाली बोल रहा हूं मैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, एससी बाय लैम्बडा, एससी बाय लैम्बडा। तो इस पर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन, तो एन भी निकाल सकते हो, दैट इज द एन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा आप निकाल सकते हो, पर सेकंड में कितने इमिट्स हुए या कितने ऑब्जर्व हुए। एग्जांपल देखेंगे आपको, यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट है पॉलीक्रोमैटिक लाइट या पॉलीक्रोमैटिक रेज या पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशंस क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास में एक सरफेस है, यहाँ पे एनर्जी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी की लाइट यहाँ पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी थी, दैट इज दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द ई, और वो स्प्लिट अप हो गई, टूट गई, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, या तीन से ज्यादा वेव में टूट गई। मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास में एक वेव है, ये दूसरी वेव्स है, और यहाँ पे देख लीजिए तीसरी वेव्स है। आपको बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे ये चौथी वेव्स है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्बडा 1 हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, लैम्बडा 2, इसकी क्या हो जाएगी, लैम्बडा 3, इसकी क्या हो जाएगी, लैम्बडा 4 हो जाएगी। तो सारे जो एक वेव आई और वो 4 या 4 से ज्यादा वेव में टूटी, तो वो यहाँ पे जो चार वेव है या 4 से ज्यादा जो वेव्स है, उनकी सारों की वेवलेंथ क्या है, सभी की वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग वेवलेंथ है। तो इसको बोला जाता है दैट इज द पॉलीक्रोमैटिक। क्या बोला जाता है इसे, पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन या पॉलीक्रोमैटिक रेज। आपको बातें समझ में आ रही है कि जिस रेज की वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम वेवलेंथ अगर रहेगी तो उसे बोला जाएगा, एक ही टाइप की वेवलेंथ अगर हो जाती है तो उसे बोला जाता है मोनोक्रोमैटिक रेज, और जिसमें एक से ज्यादा वेवलेंथ हो जाती है उसे बोला जाता है पॉलीक्रोमैटिक रेज। आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो फिर अब पंगा ये है कि अब इसकी हम एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे निकालें। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या हो जाएगा, E1 इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फर्स्ट प्रोटॉन, दूसरा है एनर्जी ऑफ सेकंड प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ थर्ड प्रोटॉन एंड दी सो ऑन।
या तो फिर आप क्या कर सकते हो, ई की जगह पे एस सी बाय लैम्डा ले सकते हो, एच न्यू ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एच न्यू। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी ई, मतलब टोटल एनर्जी। हम क्या करोगे यहाँ पे एच को क्या निकालोगे, कॉमन निकालोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ν1 प्लस ν2 प्लस क्या हो जाएगा ν3 एंड दी सो ऑन। इस तरीके से हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट अगर आपको क्या दी गई, वेवलेंथ अगर दी गई, क्या दी गई आपको, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो क्या होती है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर क्या करोगे, एससी बाय लैम्डा, एससी बाय लैम्डा। तो एससी को मैं कॉमन निकाल देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन क्या बोलोगे लैम्डा 2 प्लस प्लस क्या बोलोगे 1 अपॉन सॉरी क्या हो जाएगा 1 ओवर दी लैम्डा 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पे एक या एक से ज्यादा अगर वेव्स अगर आपको दी गई है जिसकी मतलब डिफरेंट वेवलेंथ अगर है तो वो पॉलीक्रोमेटिक रेंज में आएगी। और पॉलीक्रोमेटिक के लिए एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया और एक ही वेवलेंथ दी गई कि एक वेव्स आ रही है जिसकी वेवलेंथ 880 नैनोमीटर है, 880 नैनोमीटर है, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन इनटू द एनर्जी ऑफ फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन हम यहाँ पे नहीं अगर दी गई एनर्जी ऑफ फोटोन तो एस सी न्यू दिया जाएगा। तो न्यू पर से आप क्या करो, एच से मल्टीप्लाइड करो, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो या फिर वेवलेंथ दी जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या निकालना लगाएंगे, दैट इज एस सी अपॉन लैम्डा और एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये वैल्यू को यहाँ पे पटको तो दैट इज टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर टोटल एनर्जी दी गई है आपको तो नंबर ऑफ क्वांटा आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम कराऊंगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द इक्वेशन नंबर ऑफ क्वांटा के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सोडियम बल्ब है जो 150 वैट का है, जो रेडिएट कर रहा है 8% ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देखो यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ दी है तो दैट इज अ मोनोक्रोमेटिक है। और फाइंड आउट दी नंबर ऑफ क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा पूछा है आपको। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे जो बल्ब दिया है आपको वो कितने वैट का है, दैट इज द 150 वाट। और 150 वाट को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 150 जूल पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। ये बात ध्यान में रखिएगा कि 150 जूल पर सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया कि वो रेडिएट कर रहा है, सिर्फ 150 वाट का बल्ब है लेकिन वो 8% ही एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं कि 8% कर रहा है तो दैट इज 150 इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज 8/100 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 12 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 जूल। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे वेवलेंथ दी गई येलो लाइट की, कितनी दी गई 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो वेवलेंथ लिख लीजिएगा, दैट इज लैम्डा विच इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। और 4000 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हैं हम 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, दैट इज 4, दैट इज एंगस्ट्रॉम का। मैंने आपको बोला था कि एंगस्ट्रॉम का मीटर में करना है तो बाय 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लेट तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है हमको। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वांटा, लेट नंबर ऑफ क्वांटा निकालना है या नंबर ऑफ क्वांटम बोलोगे आप, नंबर ऑफ क्वांटा बी द एन इज द नंबर ऑफ क्वांटा। तो हमको पता है यहाँ पे देख लीजिए आप कि दैट इज द ई, दैट इज द टोटल एनर्जी। मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो दैट इज यही फॉर्मूला लगेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एन इनटू द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन तो दी नहीं है लेकिन हमको क्या दी है, वेवलेंथ दी है। तो पटको वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोलिए टोटल एनर्जी, दैट इज एनर्जी टोटल इज इक्वल टू एन इंटू क्या हो जाएगा एस सी बाय लैम्डा, क्या हो जाएगा एस सी बाय लैम्डा। अब हमको यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी जो दी गई वो कितनी जूल है, दैट इज 12 जूल। कितनी जूल दी गई है हमको यहाँ पे, दैट इज द 12 जूल। देखो कैलकुलेशन भी सिंपल है, यहाँ पे 12 जूल है विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एन। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा एच जो है ये तो हमको पता है, देखिए यहाँ पे ये हमको पता है कि देयरफॉर दैट इज ई इज इक्वल टू हमने लिखा है एस सी बाय लैम्डा, ये हमको ऑलरेडी पता है तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पटक दी। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एच इंटू सी का जो प्रोडक्ट की वैल्यू आप डायरेक्ट आप ध्यान में रखिएगा, आपके 10 या 15 सेकंड बच जाएंगे कैलकुलेशन में। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एच इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सी इंटू दैट इज एच इंटू सी का प्रोडक्ट। मतलब ये देखिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर
8 मीटर पर सेकंड। तो आप सीधा सीधा प्रोडक्ट ध्यान में रखिए ना, दैट इज द 19.89 इंटू 10 टू द पावर होता है -26। क्या हो जाएगा? -26। ये ध्यान में रखिएगा। 8 इंटू दी 10 टू द 19.89 इंटू 10 टू द पावर -26 ये प्रोडक्ट ध्यान में रखिएगा। आप किसका प्रोडक्ट है? वो H इंटू सी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये किसमें रहेगा? सॉरी मैं लिख ही देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा कि दैट इज द 19.89 इंटू 10 टू द पावर -26 जूल सेकंड। किसमें रहेगा? ये HC का प्रोडक्ट है, ठीक है। H इंटू सी, हम इसे अच्छे तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे कि H इंटू सी का जो प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं लिखता इसको, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। H इंटू सी का जो प्रोडक्ट रहेगा H इंटू सी विच इज इक्वल टू रहेगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे 19.89 इंटू 10 टू द पावर -26 जूल सेकंड, ठीक है। नहीं सॉरी, जूल मीटर। क्या रहेगा? जूल मीटर में रहेगा। तो पटको यहाँ पे यह वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे हो जाएगा SC इज इक्वल टू क्या रहेगा? 19.89 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल मीटर अपॉन क्या रहेगा? वेवलेंथ कितनी दी है हमको? 4000। तो 4000 इंटू 10 टू द पावर, हमने उसको मीटर में किया है 10 टू द पावर -10 मीटर। देखो जूल से जूल आउट, मीटर से मीटर आउट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? नंबर ऑफ क्वांटा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इधर भेजना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो लेट नंबर ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू क्या करोगे? इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज 12 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा? दैट इज 4000। 12 इंटू दी 4000 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -10 अपॉन क्या हो जाएगा बोलिए? 19.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा? 26। अब ये 4000 है, 4000 बोलो 4 इंटू 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर -10 बोलो 10 टू द पावर -7। समझ में आ गई बात आपको? कि देखिए 4 इंटू 4000 बोलो तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर -10, तो मतलब 10 टू द पावर -7, ये ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 26 - 7 कितने हो जाएंगे? 26 - 7 19, तो ऊपर कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए? 12 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 19.89। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, दैट इज द 12 4 48 अपॉन दी, अपॉन क्या हो जाएगा बोलिए? यहाँ पे होगा दैट इज द 48 सही है। 48 अपॉन 48 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन क्या होगा? दैट इज द 19.89। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आंसर आएगा दैट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्वांटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ क्वांटा। तो देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। 1000 वैट का भी दिया जाता है, वो कितने परसेंट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ परसेंट भी हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम इसी टाइप के प्रॉब्लम शेयर करूंगा, 4 या 5 प्रॉब्लम शेयर करूंगा, डेफिनेटली आपको आएंगे। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया तो वो डेफिनेटली वो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करते आएंगे। आप मेरे साथ में ग्रुप पे वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट जो है, ये जो क्लासिकल थ्योरी है या प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, इसके कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।